हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका जाने से पहले और वहां से आने के बाद मोदी जी ने चीन के साथ इतना बड़ा खेला कर दिया दोस्तों कि कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, ड्रैगन को उसी के जाल में फंसा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बताएंगे दोस्तों क्या है ये सबसे बड़ी खबर, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने खोली आतंकवाद की तो पाकिस्तान को लग गई तगड़ी वाली मिर्ची। अब अमेरिकी अधिकारी को किया है तलब। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां सिविल कोड पर प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान से मच गई खलबली। मंत्रणा में जुटे मुस्लिम नेता, जारी है बैठक। जी हाँ, बताएंगे 3 तलाक पर गरजे प्रधानमंत्री मोदी जी और कहा इस्लाम में ये जरूरी अंग है तो पाकिस्तान व इंडोनेशिया में क्यों नहीं। साथ ही साथ दोस्तों जिस पर भड़कते दिखाई दिए हैं असदुद्दीन ओवैसी। साथ ही साथ दोस्तों आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े सर्वे बताने वाले हैं जहां पर कौन मार सकता है बाजी। तो दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारत की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान होना चाहिए और हर भारतीय का यह कर्तव्य है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पर अमेरिका जाने से पहले और वहां से आने के बाद मोदी जी ने चीन के साथ कर दिया बहुत बड़ा खेला, ड्रैगन को उसी के जाल में फंसा दिया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सफल अमेरिकी दौरा चाइना से बर्दाश्त नहीं हो रहा। भारत ने चीन को चीन के ही जाल में फंसा दिया है। चीन लगातार भारत के पड़ोसी देशों को उसके खिलाफ ही खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी रणनीति में भारत चीन से भी आगे निकल चुका है। आप दोस्तों ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका जाने से पहले ही भारत ने चाइना के साथ एक बड़ा खेला कर दिया था। भारत ने पहले तो सभी को हैरान करते हुए चीन के दुश्मन देश वियतनाम को मुफ्त में एक युद्ध पोत दे दिया। अब चीन के दूसरे दुश्मन यानी फिलीपींस का भारत में आगमन हो गया है। फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक ए मनाओ 4 दिवसीय यात्रा पर भारत में रहने वाले हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच निवेश एवं कारोबार, नौवहन, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन सहित द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ प्रोफाउंड बनाने को लेकर चर्चाएं होंगी। फिलीपींस के विदेश मंत्री मनालो भारतीय समकक्ष जयशंकर जी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि बैठक में दोनों पक्ष राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, नौवहन, सहयोग, कारोबार एवं निवेश, स्वास्थ्य एवं पर्यटन समेत द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा करेंगे। बयान के अनुसार दोनों पक्ष आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे। फिलीपींस के विदेश मंत्री मनालो 42वें सप्रू हाउस व्याख्यान को संबोधित करेंगे। चीन के करीबी पड़ोसी वियतनाम को एक हफ्ते पहले ही एक युद्ध पोत गिफ्ट किया है। इस युद्ध पोत के मिलने के बाद साउथ चाइना सी में वियतनाम की ताकत बढ़ जाएगी। साउथ चाइना सी वो इलाका है जहां चीन गलत तरीके से कब्जे की फिराक में है। चीन साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर कई देशों के समुद्री क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है। इन्हीं में से एक देश वियतनाम भी शामिल है, लेकिन भारत से युद्ध पोत मिलने के बाद वियतनाम चाइना को जवाब देने की स्थिति में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका जाने से पहले और आने के बाद बहुत बड़ा खेला कर दिया है चाइना के साथ, और चाइना मुंह ताकता ही रह गया। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारत की विदेश नीति वाकई में आज पूरे वर्ल्ड में बेस्ट होती नजर आ रही है तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने खोली आतंकवाद की पोल तो पाकिस्तान को लगी तगड़ी वाली मिर्ची। अमेरिकी अधिकारी को कर लिया गया पाकिस्तान की तरफ से तलब। जी हाँ, पाकिस्तान ने अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख को तलब किया है। दोस्तों पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद में अपनी संलिप्तता को लेकर भारत के साथ दिए गए संयुक्त बयान पर अमेरिका के समकक्ष औपचारिक रूप से आपत्ति दर्ज कराई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने रात में जारी एक बयान में कहा है कि अमेरिका के मिशन उप प्रमुख को सोमवार शाम विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और 22 जून को जारी अमेरिका भारत के संयुक्त बयान के संबंध में उन्हें डे मार्च यानी आपत्ति पत्र जारी किया गया। उसने कहा कि संयुक्त बयान में पाकिस्तान को लेकर अनुचित एक पक्षीय और भ्रामक संदर्भ पर उसकी चिंताओं और निराशा से अमेरिकी पक्ष को अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को आमने सामने की बैठकों और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद अपने संयुक्त बयान में पाकिस्तान से 26/11 के मुंबई हमलों और पठानकोट हमलों के अपराधियों को दंडित करने का आह्वान किया था। बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में अपने संबोधन में कहा कि आतंकवाद से निपटने में कोई अगर मगर नहीं हो सकता। उन्होंने पाकिस्तान पर
पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि आतंकवाद के सरकारी प्रायोजकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में 9/11 के हमले के 2 दशक से अधिक समय बाद और मुंबई के 26/11 के आतंकी हमलों के 1 दशक से अधिक समय बाद भी आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए भयावह खतरा बना हुआ है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच आतंकवाद निरोधक सहयोग अच्छी तरह बढ़ रहा है। अब ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की इस बैठक के दौरान दिए गए संयुक्त बयान पर अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख को तलब किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, जिसके बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान को कड़े शब्दों में जवाब देकर आतंक के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत तक दे डाली है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी अब जो भी राय होने वाली हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि आज अब वो समय आ चुका है कि अगर चोर को हम चोर कहें या आतंकवाद देश को आतंकवाद कहें तो भी दोस्तों उनको बुरा लग जाता है, और वही हाल आज पाकिस्तान का है जिसको लोग आतंकिस्तान कहते हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान को बुरा लग जाता है। बहरहाल आप लोग क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान को कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सिविल कोड पर पीएम मोदी जी के बयान से मच गई खलबली। मंत्रणा में जुटे मुस्लिम नेता, जारी है उनकी बैठक। बता दें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आनंद फानन में एक ऑनलाइन बैठक बुलाई है। ये बैठक समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद बुलाई गई है। फिलहाल ये बैठक जारी है। इसके जरिए रणनीति बनाई जा रही है कि विधि आयोग के सामने मुस्लिमों के विचारों को मजबूती के साथ रखा जाए। इस ऑनलाइन बैठक में देश भर के सभी मुसलमान नेता हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को भोपाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की पुरजोर वकालत के साथ ही सवाल किया कि दोहरी व्यवस्था में से कैसे देश चलेगा। पीएम मोदी जी ने कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या ही वो परिवार चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। तो दोस्तों उधर नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख की कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आलोचना की। कांग्रेस ने मंगलवार को यूसीसी की जोरदार वकालत करने के लिए मोदी पर हमला बोला और कहा कि उन्हें पहले देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के बारे में बात करनी चाहिए। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उन्हें बेरोजगारी, महंगाई और मणिपुर जैसे देश के असली सवालों का जवाब देना होगा। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसे मुद्दों को राजनीति का औजार नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी तर्क बहुत सही है। दोस्तों उन्होंने कहा कि इस्लाम में अगर ये जरूरी अंग है तो पाकिस्तान व इंडोनेशिया में ये अंग क्यों नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने कहा कि 3 तलाक का इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया के मुस्लिम बहुल्य देश इसे खत्म नहीं करते। मिस्र में 90% से ज्यादा सुन्नी मुस्लिम है। आज से 80 से 90 साल पहले वहाँ 3 तलाक की प्रथा समाप्त हो चुकी है। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग होता तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश में ये क्यों नहीं है। मुस्लिम बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटकाकर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। इसीलिए मेरी मुस्लिम बहनें बेटियां भाजपा और मोदी के साथ खड़ी हैं। दोस्तों क्या आपको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये तर्क बेहद सही लगा? दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं इस पर हमारी भारत की जनता का पर्सनल विचार क्या है। तो दोस्तों आज जितना ज्यादा उसके भारी मात्रा में कमेंट करिएगा मोदी जी के इस तर्क को लेकर, और सिविल कोड जारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट में आप लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें इस पर ओवैसी का भी बड़ा बयान आया है। ओवैसी ने कहा मोदी जी पर निशाना साधते हुए कि पाकिस्तान से क्यों ले रहे हो प्रेरणा। जी हाँ, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और पसमानदा मुसलमानों पर टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को सवाल किया कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान से प्रेरणा क्यों ले रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा कथित रूप से समान नागरिक संहिता का उल्लेख किए जाने का हवाला देते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने सवाल किया कि क्या यूसीसी के नाम पर देश के बहुलवाद और विविधता को छीन लिया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि राजग सरकार ने 3 तलाक के विरुद्ध कानून तो बनाया, लेकिन उससे जमीनी स्तर पर कोई फर्क नहीं आया। उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान का हवाला देते हुए मोदी जी ने कहा है कि वहाँ 3 तलाक पर प्रतिबंध है। मोदी जी पाकिस्तानी कानून से प्रेरणा क्यों ले रहे हो। अब ऐसे में दोस्तों क्या इन सवालों का जवाब कोई दे सकता है? कमेंट में लिखकर अपना राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां राज्यसभा की 10 सीटों पर होगा बड़ा चुनाव। जयशंकर जी, डेरेक ओ ब्रायन समेत 10 का कार्यकाल हो चुका है पूरा। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर जी, डेरेक ओ ब्रायन समेत 10 सांसदों का कार्यकाल हो रहा है खत्म। 24 जुलाई को राज्यसभा चुनाव होना है। बता दें राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव होगा। पश्चिम
पश्चिम बंगाल की 6, गुजरात की 3 और गोवा की 1 सीट पर चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, प्रदीप भट्टाचार्य, सुस्मिता देव, शांता छेत्री और सुखेंदु शेखर रे का कार्यकाल 18 अगस्त को समाप्त हो रहा है। गुजरात से विदेश मंत्री जयशंकर जी, दिनेश जेमल भाई, अनावडिया और लोखंडवाला जुगल सिंह माथुर जी का कार्यकाल 18 अगस्त को खत्म हो रहा है। गोवा से विनय तेंदुलकर का कार्यकाल 28 जुलाई को समाप्त हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जयशंकर जी का दोबारा राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है, जबकि बीजेपी 2 नए चेहरों को मौका दे सकती है। इन तीनों सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। बता दें कि इन तीनों राज्यों की सभी सीटों पर 24 जुलाई को चुनाव होगा। चुनाव के लिए नामांकन की तारीख 13 जुलाई होगी। पश्चिम बंगाल में लुजिन्हो जोकिम फ्लेरियो के इस्तीफे से खाली राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी 24 जुलाई को होगा। इस सीट का कार्यकाल 2 अप्रैल 2026 तक का है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जयशंकर जी को फिर से दोबारा से राज्यसभा जाने का मौका मिलना चाहिए तो ऑल द बेस्ट जयशंकर जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हर भारतीय उनसे बहुत प्यार करते हैं और ये वाकई में देखने को मिलता भी है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर श्रीलंका के राष्ट्रपति का अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बयान, कहा श्रीलंका को भारत के खिलाफ उपयोग किसी कीमत पर नहीं होने देंगे, चीन के साथ कोई सैन्य समझौता नहीं होने वाला। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि श्रीलंका को भारत के खिलाफ किसी भी खतरे के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि द्वीप राष्ट्र तटस्थ रहेगा और चीन के साथ उसका कोई सैन्य समझौता नहीं होगा। ब्रिटेन और फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर गए विक्रमसिंघे ने सोमवार को फ्रांस की सरकारी मीडिया के साथ एक साक्षात्कार के दौरान ये टिप्पणी की। जी हां, फ्रांस की मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में विक्रमसिंघे ने कहा कि हम एक तटस्थ देश है, लेकिन हम इस तथ्य पर भी जोर देते हैं कि हम श्रीलंका को भारत के खिलाफ किसी भी खतरे के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे सकते। श्रीलंका में चीन की कथित सैन्य उपस्थिति के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कहा कि चीनी देश में लगभग 1500 वर्षों से है, लेकिन अब तक उनका कोई सैन्य अड्डा नहीं है। विक्रमसिंघे ने इस बात पर जोर दिया कि श्रीलंका का चाइना के साथ कोई सैन्य समझौता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे भी कोई सैन्य समझौता नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि चीनी किसी समझौते में शामिल होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि चीन द्वारा हम्बनटोटा के दक्षिणी बंदरगाह के सैन्य उपयोग का कोई मुद्दा नहीं है। गौरतलब है कि हम्बनटोटा बंदरगाह को बीजिंग ने 2017 में ऋण के बदले 99 साल की लीज पर ले लिया था। बहरहाल दोस्तों, इस आश्वासन के लिए थैंक यू रानिल विक्रमसिंघे जरूर कह दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां आर्थिक संकट में घिरा पाकिस्तान अब चीन को बेचेगा गधे की खाल। आखिर ड्रैगन करेगा क्या इसका, तो आपको बता दें, आर्थिक संकट में घिरा पाकिस्तान उभरने के लिए लगातार हाथ पैर मार रहा है। इसे लेकर पाकिस्तानी सरकार की ओर से तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पड़ोसी मुल्क अब चीन को गधे की खाल भी बेचने वाला है। ARY न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान ने गधे की खाल सहित चीन को विभिन्न वस्तुओं के निर्यात को मंजूरी दे दी है। जानकारी के अनुसार संघीय कैबिनेट ने पाकिस्तान से मवेशियों, डेयरी उत्पादों, मिर्च और गधे की खाल के निर्यात को मंजूरी दी है। इसको लेकर चीन के साथ 4 प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने पर भी सहमति बनी है। सूत्रों ने बताया है कि गधे की खाल का प्रोसेसिंग के लिए चीन भेजा जाएगा। बताया गया है कि गधे की खाल के निर्यात के लिए प्रक्रियाओं पर हस्ताक्षर करने का मकसद उद्योग को नियंत्रित करना भी है। ये याद रखना चाहिए कि कानून और न्याय मंत्रालय ने पहले उन 4 प्रोटोकॉल पर अपनी मंजूरी दी थी जिन पर पाकिस्तान चाइना के साथ हस्ताक्षर करेगा। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां पर बंदरगाह के बाद एयरपोर्ट भी बेचेगा अब पाकिस्तान। कंगाली में 1-1 इंच बिक जाएगी जिन्ना के देश की क्या जमीन। बता दें, कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने अब बंदरगाह के बाद अपना एयरपोर्ट भी बेचने का बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ की सरकार इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने के लिए तैयार हो गई है। शहबाज शरीफ की सरकार ने सोमवार को फैसला लिया है कि फिलहाल सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का फैसला लिया है। माना यह जा रहा था कि शहबाज सरकार ने पहले पाकिस्तान के तीनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने पर विचार किया था, लेकिन तीनों एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का फैसला फिलहाल रोक दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तानी ऑब्जर्वर्स का कहना है कि तीनों एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का विचार फिलहाल के लिए इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि इससे सरकार की इमेज और भी ज्यादा खराब हो जाती। लिहाजा फिलहाल सिर्फ इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ही आउटसोर्स का फैसला लिया गया। दोस्तों, यानी कि इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की अब वो स्थिति हो चुकी है कि गधे की खाल और
अपना एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह तक बेचना पड़ रहा है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर की बात करें जहां पर मोदी से सवाल पूछने वाली पत्रकार सोशल मीडिया पर घिरी। व्हाइट हाउस ने कहा पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने पर सोशल मीडिया पर एक अमेरिकी पत्रकार पर हो रहे हमलों की निंदा की है और इसे पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल यानी कि अस्वीकार्य बताया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी जी से भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में सवाल करते हुए पूछा था कि उनकी सरकार इस दिशा में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन बाद पत्रकार को मोदी से सवाल पूछने के लिए सोशल मीडिया पर कोसा जाने लगा और कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि वो पूर्व नियोजित तरीके से सवाल पूछ रही थी। कुछ ने तो महिला पत्रकार को पाकिस्तानी इस्लामिस्ट भी बता दिया कि रणनीतिक संचार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने एक सवाल के जवाब में सोमवार को पत्रकारों से कहा कि हमें उस उत्पीड़न की खबरें मिली है, यह स्वीकार्य है और हम किसी भी परिस्थिति में ये कहीं से भी कहीं तक पत्रकारों के किसी भी तरह के उत्पीड़न की कड़ी निंदा करते हैं। ये लोकतंत्र के उन सिद्धांतों के लिहाज से अनैतिकतापूर्ण है जो पिछले सप्ताह राजकीय यात्रा के दौरान प्रदर्शित किए गए। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर न्यूयॉर्क में रह रहे भारतीयों के लिए बहुत बड़ा ऐलान। अब दिवाली पर स्कूलों में रहेगी छुट्टियां। जी हां दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के दक्षिण एशियाई और इंडो कैरिबियन समुदाय के विकास को मान्यता देने के लिए दिवाली के त्योहार को स्कूल की छुट्टियों की सूची में जोड़ा जाएगा। मेयर एरिक एडम्स ने इसकी घोषणा की है। नई छुट्टी स्कूल अवकाश कैलेंडर पर ब्रुकलिन क्वींस डे का स्थान लेगी। दिवाली आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है। यह त्योहार लाखों न्यूयॉर्क वासियों द्वारा मनाया जाता है और ये घोषणा राज्य के सांसदों द्वारा हाल ही में देश की सबसे बड़ी स्कूल प्रणाली में इसे अवकाश बनाने के लिए कानून पारित करने के बाद आई है। अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि ये एक भारत के लिए भी बड़े ही गर्व वाली बात है तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा। आप लोग चलते हैं अगली खबर की तरफ जहां भारत को हथियार बेचने की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग। अमेरिकी संसद में द्विदलीय प्रस्ताव हुआ पेश। जी हां, अमेरिका में भारत के साथ संबंधों को कितनी अहमियत दी जा रही है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी संसद में एक द्विदलीय प्रस्ताव पेश किया गया है जिसमें मांग की गई है कि भारत को हथियार बेचने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारत अमेरिका के संबंधों को और मजबूत करना और हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करना है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर नेपाल का पोखरा एयरपोर्ट चाइना के BRI का हिस्सा नहीं। प्रचंड सरकार ने ड्रैगन को दिया करारा जवाब। जी हां, चीन और नेपाल के बीच पोखरा एयरपोर्ट को लेकर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। चीनी राजनयिक के पोखरा एयरपोर्ट को बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा बताए जाने के बाद अब नेपाल के विदेश मंत्री NP सौद ने करारा जवाब दिया है। नेपाली विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि नेपाल में अभी BRI प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया जाना बाकी है। यही नहीं, चीन के पोखरा एयरपोर्ट को एक तरफा तरीके से BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बताने का मामला अब तूल पकड़ रहा है और नेपाल की संसद में भी उठा है और ये वही BRI प्रोजेक्ट है जिसको लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं और बवाल भी उठ रहा है। नेपाली कांग्रेस के सांसद राम हरि खाटीवाड़ा और राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के असीम शाह ने सोमवार को संसद में देश के विदेश मंत्री सौद और पर्यटन मंत्री सुडान किराती से सवाल पूछा कि पोखरा एयरपोर्ट BRI का हिस्सा है या नहीं और क्या सरकार इस बारे में देश का रुख साफ करेगी या नहीं। इस सवाल के जवाब में नेपाल के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि नेपाल और चाइना के बीच साल 2017 में BRI फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर हुआ था और अभी भी ये क्रियान्वयन के चरण में है। इससे ये संदेश तेज हो गया है कि क्या नेपाल खुद ही नहीं चाहता है कि BRI प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। वहीं भारत और अमेरिका का मानना है कि चीन का BRI प्रोजेक्ट इस इलाके में प्रभाव बढ़ाने का तरीका है। चीन नेपाल को कर्ज की जाल में फंसाकर उसे अपनी गिरफ्त में लाना चाहता है। चीन ऐसा पाकिस्तान, श्रीलंका और दुनिया के अन्य देशों में कर चुका है। चीन के कर्ज जाल में फंसा श्रीलंका तो डिफॉल्ट कर चुका है और पाकिस्तान भी इसी राह पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और निश्चित तौर पर पाकिस्तान भी डिफॉल्ट हो ही जाएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर उनामा रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा, अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद मारे गए 1000 से अधिक नागरिक। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद से हुए हमलों में बड़े
बड़े पैमाने पर नागरिक मारे गए हैं और घायल हुए हैं। विश्व निकाय के अनुसार युद्ध और आतंकवाद के दौरे के मुकाबले देश में हताहतों की संख्या में भारी कमी आने के बावजूद देश में यह स्थिति है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन यानी यूनामा की ओर से जारी नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 के मध्य अगस्त में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन लागू होने से लेकर इस साल मई तक देश में कुल 3774 नागरिक हताहत हुए हैं, जिनमें हिंसा में मारे गए 1095 लोग शामिल हैं। अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों, जहां पर मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। ओपिनियन पोल से आखिर जनता का क्या है मूड, आपको बता दें इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। जनादेश के आने में सिर्फ 6 महीने का वक्त और रह गया है। ऐसे में यहाँ चुनावी बिसात बिछने लगी है। नेता जनता को लुभाने निकल पड़े हैं। क्षेत्रों इलाकों का दौरा होने लगा है। मुद्दों पर मुखर होकर बातें होने लगी हैं। और तो वहीं सियासी हलकों में जोड़ तोड़ की राजनीति भी होने लगी है। बता दें कांग्रेस का लक्ष्य है कि उसे सत्ता में वापसी करनी है, तो बीजेपी का उद्देश्य है कि उसे सत्ता में बने रहना है। दोनों की तैयारियां भी इसी के आसपास है। पीएम मोदी जी ने मंगलवार को राजधानी भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को इस रण में जी जान से जुट जाने के लिए प्रेरित करते हुए चुनावी बिगुल भी फूंक दिया। दोस्तों आपको बता दें इन सब के बीच जनता का मूड क्या है। उसने 5 साल में सियासत के जो रंग देखे हैं उसके अनुसार वो किसे सत्ता में सौंपना दोबारा चाहती है, कौन नेता उसके मन का है और कौन लोगों के बीच जगह नहीं बना पाएगा। ये जानने के लिए एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने राज्य में सर्वे किया और ओपिनियन पोल में जो परिणाम यहाँ रखे जा रहे हैं वो पूरी तरह से लोगों से की गई बातों और उनकी दी गई राय पर आधारित है। सर्वे में 17,113 लोगों की राय ली गई। इसमें मार्जिन ऑफ एरर +- 3 से +5% है। ऐसे में कांग्रेस और कमलनाथ पर लोगों की क्या राय है जब ये सवाल पूछा गया तो सर्वे में शामिल 17,113 लोगों में से 28% ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ के काम से संतुष्ट नहीं है, जबकि 5% लोगों ने कहा पता नहीं। हालांकि कांग्रेस ने सीएम चेहरे को लेकर अभी अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन कमलनाथ ही चुनाव की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि 36% लोगों ने बताया है कि हम कमलनाथ के काम से असंतुष्ट हैं। बतौर पीएम जनता को कौन पसंद है तो आपको बता दें कि सर्वे में शामिल लोगों में से 57% लोगों ने नरेंद्र मोदी को ही पीएम पद की पहली पसंद बताया। 18% लोगों की पसंद राहुल गांधी, जबकि 8% लोगों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी अपना पसंद जाहिर किया है। 3% लोगों ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और 14% लोगों ने अन्य को पीएम पद की पसंद बताया है। दोस्तों आप ये सर्वे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अगर आपसे ये दोनों सवाल पूछे जाएं दोस्तों तो आप इसके क्या जवाब देंगे कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ममता बनर्जी का बहुत बड़ा दावा लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर, जहां जनवरी फरवरी में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार यानी 27 जून को दावा किया है कि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार 6 महीने और चलेगी। बनर्जी ने पंचायत चुनाव के लिए जलपाईगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि कल बीजेपी सत्ता में नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों अंतिम खबर की बात करें, जहां पर झमाझम बारिश से भीगी दिल्ली। आईएमडी ने कहा कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत में एक्टिव हुआ मॉनसून। जी हां, दिल्ली में मंगलवार को झमाझम बारिश हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम के कुछ भागों को छोड़कर मानसून पूरे भारत में एक्टिव हो गया है। बता दें कि दिल्ली में मानसून से समय से 2 दिन पहले पहुंच गया। 62 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि मानसून ने दिल्ली और मुंबई में एक साथ दस्तक दी हो। आईएमडी ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर के अधिकतर भागों, गुजरात के शेष हिस्सों में आगे बढ़ा है और आज पूरे गुजरात में पहुंच चुका है। अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण गुजरात के नवसारी और वलसाड़ जिलों में अगले 3 दिन के दौरान बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। लिहाजा इन जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बहरहाल दोस्तों आपके यहाँ पर कैसा मौसम है, क्या आपके यहाँ भी बरसात हो रही है? कमेंट में अपनी जगह और दोस्तों बरसात को लेकर खबर जरूर बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता कहां से इस खबर को देख रही है। और साथ ही साथ दोस्तों ये थे अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में, भाई बंधुओं में शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस फेसबुक ट्विटर के माध्यम से अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक